बचपन से ही स्कूल, समाज और इस पूरे हसल कल्चर ने हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई तक बैठा दी है कि सफलता की एक लौती चाबी कड़ी मेहनत है। बिल्कुल, जो जितना थका हुआ दिखेगा उसे उतना ही सफल माना जाएगा। हाँ, मतलब अगर केवल पसीना बहाने और शरीर तोड़ने से ही दौलत मिलती तो बिना किसी शक के दुनिया के सबसे अमीर लोग मजदूर होते, है ना? एकदम सही बात है। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम वर्क स्मार्ट नाउ के जिन स्रोतों और नोट्स को डिकोड करने वाले हैं, वो इस पूरी मेहनत वाली थियरी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। सही कहा। आज की इस चर्चा का मिशन ही यही समझना है कि कैसे समाज का ये सिखाया हुआ विचार एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। और पता है, इस धोखे की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। देखिए, अगर हम इस 9 से 5 वाले सिस्टम की शुरुआत को देखें तो ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है जो आसमान से टपका हो। इसे औद्योगिक क्रांति के समय बनाया गया था शायद। बिल्कुल, उस वक्त फैक्ट्रियों को ऐसे मजदूर चाहिए थे जो एक ही जगह खड़े रहकर बिना थके, बिना सवाल पूछे 10 से 12 घंटे काम कर सकें। तो मतलब वो सिस्टम मशीनों के लिए था, इंसानों के लिए नहीं। हाँ, और समस्या ये है कि आज हम ज्ञान के युग में जी रहे हैं जहाँ इंसानी दिमाग कोई फैक्ट्री की मशीन नहीं है, फिर भी लोग उसी पुरानी मानसिकता से काम कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। मतलब जब कोई इंसान महज पैसे के लिए अपने दिन के 8 या 10 घंटे बेचता है तो वो प्रभावी रूप से अपना जीवन और अपनी आजादी इस मैट्रिक्स को किराए पर दे रहा होता है। बिल्कुल दे रहा है। तो ये बहुत ही अजीब विरोधाभास है यार। एक तरफ दुनिया का एलीट वर्क है जो सबसे ज्यादा सफल है, और दूसरी तरफ एक आम इंसान है जो सुबह से रात तक कोलू के बैल की तरह काम कर रहा है। तो क्या सफल लोग मेहनत करना पूरी तरह से छोड़ चुके हैं? नहीं, वे कुछ ऐसा जानते हैं जो आम जनता की नजरों से छिपा हुआ है। मतलब वो शरीर तोड़ने वाली मेहनत नहीं करते, बल्कि वो सिस्टम को इंजीनियर करते हैं। एकदम। आज सुनने वालों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि सफलता के शिखर पर बैठे लोग केवल हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। वे काम से भागते नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और अपने काम के तरीके को इस तरह डिजाइन करते हैं कि काम कम समय में हो, लेकिन उसकी सटीकता अचूक हो। सही कहा। वे इस बात को समझ चुके हैं कि असली खेल समय बिताने का नहीं है, बल्कि नतीजे पैदा करने का है। तो अगर कड़ी मेहनत और लंबे घंटे सफलता की गारंटी नहीं है, तो वो कौन सा गुप्त हथियार है जो इन लोगों को बाकियों से अलग करता है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लीवरेज कहते हैं। इस पूरे स्मार्ट वर्क के डीएनए में जो चीज सबसे बुनियादी है वो लीवरेज ही है। मतलब एक आम इंसान तो दिन भर एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, पसीना भी आ रहा है, स्पीड भी बहुत है, लेकिन शाम को पता चलता है कि वो पहुंचा कहीं नहीं। बिल्कुल। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज ने एक बार कहा था कि मुझे एक लंबा लीवर दे दो और मैं पूरी धरती हिला दूंगा। लीवरेज का सीधा सा विज्ञान ये है कि अपने 1 यूनिट प्रयास से 1000 यूनिट का परिणाम कैसे निकाला जाए। और आम इंसान 1 यूनिट प्रयास से 1 यूनिट नतीजा निकालता है और वहीं फंस जाता है। हाँ, लेकिन जो लोग सिस्टम समझते हैं वे तकनीक का लीवरेज लेते हैं, दूसरों के समय का लीवरेज लेते हैं या पैसे का लीवरेज लेते हैं। इसके बिना कोई भी इंसान सिस्टम के अंदर सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाता है। और ये बात सिर्फ इंसान के बनाए सिस्टम पर लागू नहीं होती, प्रकृति भी इसी क्रूर गणित पर काम करती है। हमारे स्रोतों में पैरेटो सिद्धांत या 80-20 नियम का गहराई से जिक्र है। 80-20 नियम। सुनने वालों में से कई लोग शायद इसे जानते होंगे कि 80% परिणाम केवल 20% काम से आते हैं। हाँ, लेकिन अक्सर लोग इसे सिर्फ एक थ्योरी मानकर छोड़ देते हैं। असल में ये नियम ये बताता है कि हमारे दैनिक कामों की सूची में 70 से 80% चीजें सिर्फ चर्बी हैं, मतलब फैट है। बिल्कुल, ये वो काम है जो इंसान केवल व्यस्त दिखने के नाटक के लिए करता है। सही बात है। जो चीज मुख्य लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ा रही है उसे बेरहमी से हटा देना चाहिए। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे वॉल्यूम यानी काम की मात्रा और सटीकता के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ज्यादा काम करना ही बेहतर काम करना है। हाँ, 80-20 नियम को लागू करने का मतलब सिर्फ महत्वपूर्ण कामों को चुनना नहीं है, बल्कि उन 80% कामों या ग्राहकों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना भी है जो सबसे ज्यादा सिरदर्द देते हैं। तो सिस्टम इंसान से 10 घंटे काम मांगता है ताकि वो व्यस्त दिखे। लेकिन अगर इसे जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो एक थका हुआ इंसान 10 घंटे में जो कचरा काम पैदा करता है, एक फोकस करने वाला व्यक्ति महज 45 मिनट में उससे बेहतर काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ये तो याद
लगातार बिल्कुल एक मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाने और एक स्नाइपर के अचूक निशाने के बीच के अंतर जैसा है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मशीन गन बहुत शोर करती है, बहुत सी गोलियां खर्च करती है, लेकिन स्नाइपर केवल एक गोली से काम तमाम कर देता है। बिल्कुल। और गैरी कैलो की किताब वन थिंग का विचार भी यही कहता है कि वो एक काम कौन सा है जिसे करने से बाकी सभी काम या तो आसान हो जाएंगे या उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आती है। ये कहना बहुत आसान है कि स्नाइपर की तरफ फोकस करो और केवल उस 20% गोल्डन कोर काम को चुनो, पर आज की दुनिया में इंसान का दिमाग एकाग्र हो ही नहीं पाता। और मैं बताती हूँ उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। वो है मल्टीटास्किंग, जिसे उत्पादकता का सबसे बड़ा कैंसर कहा जा सकता है। हाँ यार, लोग सोचते हैं कि वे एक साथ ईमेल लिख रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस साफ बताता है कि इंसान का दिमाग एक ही समय में दो काम कर ही नहीं सकता। वो असल में दोनों कामों के बीच तेजी से छलांग लगाता है। स्विच करता है। हाँ, और इस लगातार स्विचिंग की वजह से दिमाग भारी मात्रा में ग्लूकोज चलाता है, जिससे उसकी 40% क्षमता तुरंत नष्ट हो जाती है। और उस छलांग लगाने की कीमत कितनी भयानक है, ये स्रोतों में दिए गए एक डेटा से समझ आता है। बिल्कुल, वो 23 मिनट वाला डेटा। हाँ, विज्ञान के अनुसार अगर कोई इंसान किसी जटिल काम पर गहरे फोकस में है और वो केवल 10 सेकंड के लिए व्हाट्सएप या कोई नोटिफिकेशन चेक करता है, तो उसके दिमाग को वापस उसी गहरे फ्लो स्टेट में आने में 23 मिनट का समय लगता है। मतलब सिर्फ 10 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन और 23 मिनट की दिमागी ऊर्जा की बर्बादी। सोचिए, ये कितना बड़ा नुकसान है। इसीलिए समय का प्रबंधन एक पुरानी सोच हो गई है। आधुनिक समय में ऊर्जा का प्रबंधन या एनर्जी मैपिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एनर्जी मैपिंग काम कैसे करती है? देखिए, इंसान को अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना होगा। दिन का वो समय कौन सा है जब दिमाग सबसे ज्यादा तेज, रचनात्मक और हिंसक होता है। कई लोगों के लिए ये सुबह 8 से 11 बजे के बीच का समय होता है। बिल्कुल। तो जो काम सबसे भारी हैं, जो सबसे ज्यादा दिमागी ताकत मांगते हैं, उन्हें इसी गोल्डन विंडो में लॉक कर देना चाहिए। और बाकी के जो हल्के काम हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना या मीटिंग्स करना, उनका क्या? उनके लिए बैचिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ईमेल को दिन भर चेक करने के बजाय दिन में केवल 2 बार 1-1 घंटे के लिए चेक करना ज्यादा असरदार है। अगर हम इंसान के दिमाग की तुलना एक स्मार्टफोन से करें, तो ये बैचिंग और एनर्जी मैपिंग का कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट हो जाता है। वो कैसे? अगर फोन के बैकग्राउंड में 20 अलग-अलग ऐप्स खुले हों, जैसे आज लंच में क्या खाना है, मीटिंग में क्या पहनना है, कौन से रास्ते से ऑफिस जाना है, तो ये छोटे छोटे फैसले बैटरी को बहुत तेजी से सोख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस स्थिति को हम डिसीजन फटीग कहते हैं। जब तक इंसान अपने असली काम तक पहुंचता है, उसके फैसले लेने की बैटरी लाल हो चुकी होती है। ये एनालॉजी इस बात को सटीक रूप से समझाती है कि क्यों दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग जैसे मार्क ज़करबर्ग हर रोज एक ही रंग और डिजाइन के कपड़े पहनते थे। वे कपड़ों के मामले में आलसी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि इंसान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सीईओ है और जहां से सारे तार्किक फैसले लिए जाते हैं, उसकी ऊर्जा सीमित है। तो रात में ही कल के छोटे छोटे फैसलों को लॉक कर देने से सुबह उठने पर दिमाग की रैम पूरी तरह से फ्रेश रहती है। एकदम सही। और उस पूरी ऊर्जा को एक बड़े विजन पर लगाया जा सकता है। और इस रैम को रोजाना रीसेट करने का सबसे शक्तिशाली टूल कोई हैक नहीं है, बल्कि वो है नींद। हसल कल्चर अक्सर नींद को कमजोरी बताता है, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है। 8 घंटे की गहरी नींद लेने वाला दिमाग नींद की कमी से जूझ रहे दिमाग को महज 2 घंटे के काम में पछाड़ सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, ऊर्जा बचा ली गई, फोकस सेट हो गया और महत्वपूर्ण काम की पहचान भी हो गई। लेकिन अब सवाल उन कामों का आता है जो उस 20% गोल्डन कोर में नहीं आते। ऐसे बहुत से काम हैं जो करने तो हैं, लेकिन इंसान को खुद नहीं करने चाहिए। यही से सिस्टम ऑटोमेशन और दूसरों को काम सौंपने यानी डेलीगेशन की खामोश फौज की एंट्री होती है। तो ऑटोमेशन की अहमियत को कैसे समझा जाए? देखिए, जो काम एक मशीन, सॉफ्टवेयर या एआई कर सकता है, उसे अगर कोई इंसान अपने हाथों से कर रहा है, तो ये अपनी बौद्धिक क्षमता का अपमान है। सही बात है। ऑटोमेशन एक ऐसी खामोश फौज है जो बिना थके, बिना रुके 24 घंटे और 7 दिन काम करती है। और जो काम मशीन नहीं कर सकती उसे डेलीगेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी रुकावट इंसान का अपना ईगो होता है। हाँ, एक आम सोच होती है कि मैं ही इस काम को सबसे अच्छी तरह और सबसे जल्दी कर सकता हूँ। लेकिन दूसरों को काम सौंपना कोई आलस नहीं है,
ये असल में अपने उसी सीईओ दिमाग का कीमती समय खरीदने का एक तरीका है। सफल इंसान कभी ये नहीं सोचता कि मैं इस काम को कैसे करूंगा। उसका सवाल हमेशा ये होता है कि इस काम को कौन करेगा। लेकिन यार, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपना काम किसी और को सौंपता है तो एक स्वाभाविक सा डर पैदा होता है कि काम बिगड़ जाएगा या नियंत्रण पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगा। और ये डर ही माइक्रो मैनेजमेंट को जन्म देता है, जो डेलीगेशन का पूरा मकसद ही खत्म कर देता है। तो इस डर का समाधान क्या है? इसका असली समाधान परिणाम आधारित जिम्मेदारी में छिपा है। इसे हम ओनर मेंटालिटी या मालिक की मानसिकता भी कहते हैं। मतलब इनपुट की जगह आउटपुट पर फोकस करना। बिल्कुल। जब एक कर्मचारी की मानसिकता होती है तो वो सोचता है कि उसने कितने घंटे काम किया, लेकिन एक मालिक की मानसिकता हमेशा आउटपुट पर होती है। हाँ, सिस्टम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 10 घंटे पसीना बहाया या स्मार्ट तरीके से 2 घंटे में डील क्लोज कर दी। एकदम सही। जब काम डेलीगेट किया जाता है तो प्रक्रिया नहीं बल्कि परिणाम डेलीगेट किया जाना चाहिए। एक बार जब सामने वाले को ये बता दिया जाए कि अंतिम नतीजा क्या चाहिए तो उसे अपने तरीके से काम करने की आजादी देनी चाहिए। और अगर हम सिस्टम बनाने की बात करें तो स्रोतों में एसेट्स या संपत्तियां बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, रोजाना एक ही काम को खरोच से शुरू करने के बजाय उसकी एक प्लेबुक या एसओपी बना लेनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे अगर किसी क्लाइंट को ईमेल लिखना है तो वो सिर्फ एक टास्क है जो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी ईमेल का एक बेहतरीन टेम्पलेट बना लिया जाए जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके तो वो एक एसेट बन जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन सिस्टम्स को इतना सरल होना चाहिए कि एक 10 साल का बच्चा भी उस प्लेबुक को पढ़कर काम पूरा कर सके। तो जब ये प्लेबुक तैयार हो जाती है तो इंसान खुद उस सिस्टम का गुलाम नहीं रहता, बल्कि वो उस सिस्टम का डिजाइनर बन जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक पेंच है। वो क्या? मान लेते हैं कि सिस्टम बन गया है, ऊर्जा भी सही है और पता भी है कि क्या करना है, फिर भी लोग काम शुरू करने के समय स्क्रीन के सामने खाली बैठे रहते हैं और टालमटोल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? यार, ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है। हर इंसान जानता है कि उसे क्या करना है, फिर भी वो काम टालता है। यहीं पर बात आती है एग्जीक्यूशन और परफेक्शनिज्म के खात्मे की। तो इस टालमटोल के पीछे का विज्ञान क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण पार्किंसंस लॉ है। यह नियम बताता है कि काम उतना ही फैलता जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय दिया जाता है। मतलब अगर किसी ऑफिस रिपोर्ट को बनाने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए तो वो दिमाग में 1 महीने जितना बड़ा काम बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी काम की डेडलाइन को आर्टिफिशियली छोटा करके सिर्फ 2 दिन कर दिया जाए तो दिमाग फालतू का परफेक्शनिज्म छोड़कर सीधा मुख्य काम पर हमला करता है। हाँ, समय की कमी असल में दिमाग के लिए एक बहुत अच्छा फिल्टर बन जाती है। और एक दूसरा बहुत बड़ा धोखा है परफेक्ट जानकारी का इंतजार करना। अरे हाँ, लोग सोचते हैं कि जब उनके पास 100% जानकारी आ जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तब वो काम शुरू करेंगे। लेकिन नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इंतजार केवल डर पैदा करता है। जैसे ही 70% जानकारी मिल जाए, इंसान को एक्शन ले लेना चाहिए। क्योंकि एक्शन लेने से जो नया डेटा मिलता है वो इंतजार करने से कभी नहीं मिल सकता। सही बात है। परफेक्शनिज्म को मारना जरूरी है। एक गुड इनफ स्ट्राइक की आदत डालनी चाहिए। किसी भी काम को 90 से 100% तक पॉलिश करने में शुरुआती 90% काम से भी ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है। और इसे टाल मटोल के संदर्भ में समझें तो अक्सर कोई बहुत बड़ा लक्ष्य सामने होने पर दिमाग सुन्न पड़ जाता है। ऐसे में रुकावट को धोखा देना जरूरी हो जाता है। बड़े लक्ष्य को देखकर घबराने के बजाय उसे रिवर्स इंजीनियर करना चाहिए। मतलब उस बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना चाहिए कि वो डरावना लगे ही नहीं। हाँ, और साथ ही 2 मिनट का नियम भी है। जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे टू डू लिस्ट में लिखने के बजाय तुरंत खत्म कर देना चाहिए, ताकि दिमाग में वो बैकग्राउंड नॉइज खत्म हो सके। वैसे मैं इस रुकावट को धोखा देने वाली बात को अक्सर नकलची दिमाग को चकमा देना कहता हूँ। अच्छा, वो कैसे? यार, ये बिल्कुल उस स्थिति की तरह है जब कोई इंसान जिम जाने से कतरा रहा होता है। वो खुद से कहता है कि ठीक है, मैं आज जिम नहीं जा रहा, मैं तो बस अपने जिम के कपड़े और जूते पहन कर देखूंगा। और एक बार जूते पहन लिए तो शरीर में जो गति आती है उससे वो इंसान दरवाजा खोल के जिम पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। बस 5 मिनट के लिए वो जरूरी डॉक्यूमेंट खोलकर स्क्रीन पर देखना है, बाकी का मोमेंटम खुद ब खुद बन जाएगा। बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसके साथ ही एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे बोरियत से दोस्ती करना कहते हैं। बोरियत से दोस्ती मतलब? देखिए, हसल कल्चर हमें बताता है कि काम में हमेशा एक जुनून, एक आग होनी चाहिए। लेकिन जब स्मार्ट वर्क का सिस्टम बन जाता है
तो उसमें कोई नया रोमांच रोज रोज नहीं होता, वो बोरिंग हो सकता है। तो एक एलीट परफॉर्मर उस बोरियत को गले लगाता है ना? बिल्कुल, वो रोज उसी साधारण सिस्टम का पालन करता है और जब एग्जीक्यूशन होता है तो गलतियां भी होती हैं, जो कि बहुत सामान्य है। लेकिन एक आम इंसान गलती होने पर उसे अपनी असफलता मान लेता है, जबकि स्मार्ट वर्क फ्रेमवर्क में गलतियों को कच्चे डेटा की तरह देखा जाता है। हर गलती सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने का एक मौका मात्र है। चलिए मान लेते हैं कि खुद को सुधार लिया, सिस्टम बना लिया और टाल मटोल की आदत भी खत्म कर दी, लेकिन बाहर की दुनिया का क्या? आप किस बारे में सोच रहे हैं? मतलब सहकर्मियों, परिवार और रोजाना के उन हस्तक्षेपों से इंसान खुद को कैसे बचाए जो उसके फोकस को दीमक की तरह खा जाते हैं? हाँ, इसके लिए सरहदों यानी बाउंड्रीज का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है और इसमें सबसे बड़ा हथियार है ना कहने की ताकत। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम के लिए हाँ कहता है जो उसके लक्ष्य से जुड़ा नहीं है, तो वो असल में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को ना कह रहा होता है। बिल्कुल, ऊर्जा चूसने वाले लोगों, जहरीले रिश्तों और वक्त बर्बाद करने वाले प्रोजेक्ट्स को अपनी जिंदगी से बेरहमी से काट देना चाहिए। ये एक सांप सिस्टम के लिए वायरस की तरह है और संचार के तरीके को बदलना भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। कॉल्स और मीटिंग्स किसी भी इंसान का फोकस छीन लेते हैं। इसकी जगह एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन यानी बिना तुरंत जवाब दिए बात करने की आदत डालनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी को ईमेल या वॉइस नोट भेजते हैं तो सामने वाले पर तुरंत जवाब देने का दबाव नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, नियंत्रण हमारे अपने हाथ में रहता है कि हमें कब उस मैसेज को पढ़ना है और कब जवाब देना है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है रणनीतिक अज्ञानता, स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस। हाँ, आज के दौर में ये मान लिया गया है कि हर किसी को हर ताजा खबर या हर वायरल मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बकवास है। जो डेटा लक्ष्य के काम का नहीं है उसे दिमाग में घुसने से पहले ही ब्लॉक कर देना चाहिए। दुनिया की हर घटना पर नजर रखना उत्पादकता का दुश्मन है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस पूरी बात को वास्तविक दुनिया के ऑफिस में रखकर देखा जाए तो एक बड़ी व्यवहारिक समस्या सामने आती है। वो क्या? यार, अगर कोई इंसान अपने ऑफिस में लगातार ना बोलता रहे, बिना एजेंडा वाली मीटिंग्स में जाने से मना कर दे और हर कॉल का जवाब देना बंद कर दे, तो क्या उसका बॉस उससे नाराज नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर मैनेजिंग अप की कला काम आती है। मतलब अपने बॉस को मैनेज करना? हाँ, ना कहने का मतलब बदतमीजी करना नहीं है। मैनेजिंग अप का अर्थ है अपने बॉस की प्राथमिकताओं और चिंताओं को पहले ही समझ लेना। जैसे अगर किसी को पता है कि बॉस हर सोमवार को रिपोर्ट मांगता है तो उसे शुक्रवार शाम को एक अपडेट भेज देना चाहिए। बिल्कुल। जब मैनेजमेंट को ये भरोसा हो जाता है कि काम समय से पहले और सटीकता से हो रहा है, तो वे माइक्रो मैनेज करना बंद कर देते हैं। एक बार जब नतीजे दिखने लगते हैं तो लोगों को आपके काम करने के तरीके से कोई आपत्ति नहीं होती। एकदम सही। अपने पर्यावरण को एक सर्जिकल रूम की तरह साफ रखना चाहिए, जहां केवल जरूरी उपकरण हो। ज्यादा काम करने की बजाय बेहतर काम करने पर फोकस होना चाहिए। और यहीं पर बात खाली समय या वाइट स्पेस की अहमियत की आती है। लगातार काम करने से दिमाग की बैटरी जल जाती है। रुकने की ताकत को समझना होगा। खाली समय कोई अपराध नहीं है, ये वो समय है जब दिमाग सबसे रचनात्मक होता है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो निष्कर्ष शीशे की तरह साफ है। ये जो 9 to 5 का मैट्रिक्स है और चारों तरफ जो हसल कल्चर का शोर है, ये एक बहुत बड़ा छलावा है। बिल्कुल छलावा है। ये सिस्टम डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि लोग थके रहें, सोचने का समय न मिले और वे आसानी से नियंत्रित किए जा सकें। स्मार्ट वर्क का असली अर्थ काम से भागना नहीं है, बल्कि अपने सीखने की रफ्तार को बढ़ाना है। जो नए टूल्स, एआई और नए सिस्टम्स को जल्दी अपनाता है, वही आगे बढ़ता है। और अपनी कमजोरियों को पहचानना, गहरी सेल्फ अवेयरनेस होना और सबसे अहम बात, आराम करने के उस अपराध बोध को पूरी तरह से खत्म कर देना। जब लीवरेज को सही तरीके से उठाया जाता है, 80-20 के नियम से काम की चर्बी काट दी जाती है और ऑटोमेशन से अपना समय वापस खरीद लिया जाता है, तब कोई भी इंसान इस मैट्रिक्स का गुलाम नहीं रहता। वो उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसका थोड़ा सा सोच समझ कर किया गया काम भी हजारों घंटों की बिना सोचे समझी मेहनत पर भारी पड़ता है। हाँ, और अगर किसी ने 8 घंटे का काम 2 घंटे में कर लिया है, तो बाकी के 6 घंटे जीने के लिए हैं, खाली बैठने के लिए हैं, ना कि कोई नया काम ढूंढने के लिए। बिल्कुल। ये बहुत ही गहरी बात है।
और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा और उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहता हूं, जिस पर हर किसी को खुद विचार करना चाहिए। बताइए। जरा सोचिए कि आपने इन सारी रणनीतियों को अपनी जिंदगी में उतार लिया। आपने ऑटोमेशन लगा दिया, ना कहना सीख लिया, सिस्टम बना लिया और अपना दिन भर का काम केवल 2 घंटे में खत्म कर लिया। अब दिन के कई घंटे पूरी तरह से खाली हैं, आपके पास आजादी है। सवाल यह है, क्या मानसिक रूप से कोई भी इंसान उस खाली समय और उस आजादी का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर सालों से व्यस्त दिखने और भागते रहने की इतनी गहरी आदत पड़ चुकी है कि अचानक मिली इस आजादी से घबराकर वो अपनी पहचान बचाने के लिए खुद को किसी नए फालतू के व्यस्त काम में फंसा लेगा। सोचने वाली बात है। शुरुआत में हमने बात की थी कि अगर पसीना बहाने से दौलत मिलती तो मजदूर सबसे अमीर होते। सुनने वालों को यह तय करना होगा कि क्या वे मानसिक रूप से मजदूर बने रहना चाहते हैं या अपनी आजादी के इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।